हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने YouTube पे रोटेशनल मोशन चैप्टर का जो आप लोगों से जो सहयोग मिला, जो आप लोगों ने प्यार दिया, उससे मुझे लगा कि मुझे YouTube पे एक और चैप्टर देना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको रोटेशन पे मेरे सारे वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे रोटेशन के सारे वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं YouTube पे जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है इलास्टिसिटी, जहां से भी हर साल जेईई और नीट में क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे वादा है कि आपने मेरे इलास्टिसिटी पर बेस्ड जितने वीडियो बन रहे हैं आप सारे वीडियो देख लेंगे तो जेईई और नीट में आने वाला हर सवाल आपका 100% सही होगा। मैं हर वीडियो में थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं और क्वेश्चन में होने वाली सिली मिस्टेक भी आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन का लेवल भी बेसिक से लगाकर जेईई एडवांस तक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इलास्टिसिटी पर बनने वाला हर वीडियो बहुत बारीकी से ध्यान से देखें और इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्कशीट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, हम इलास्टिसिटी में क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए देखिए। इंट्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी के बेसिस पे मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन कम इलास्टिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलास्टिक नेचर है वो कैसे आया, फोर्स के बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इस इलास्टिक नेचर के लिए। स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेन विकृति क्या होती है, हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक का नियम और प्रत्यास्थता गुणांक कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइजन रेशियो, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा में रिलेशन वाले फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किसी वायर पे हम लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेन आ रही है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व कैसा बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी का डेली रूटीन लाइफ में क्या यूज है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उसके अंदर गर्डर का यूज होता है और गर्डर का आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आई शेप होता है, आई शेप होता है, आई की आकृति का होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं इलास्टिसिटी पर फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं, पहले टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में इलास्टिक नेचर कैसे आया और स्ट्रेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। स्टूडेंट्स, क्या होती है इलास्टिसिटी?
जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और आपने उसकी साइज और शेप को चेंज कर दिया। साइज और शेप को चेंज करना, इसको बोलते हैं डीफॉर्म करना, विरूपित करना। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी साइज और शेप को चेंज कर दिया, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, ऑब्जेक्ट ने अपनी साइज और शेप को रीगेन कर लिया। ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल size and shape after removal deforming force. If an object or body regain its original size and shape after removal deforming force, this inbuilt property of object is known as elasticity, और ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या समझाया कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल हटाने से वस्तु अपने उसी आकार और आकृति में आ जाती है, तो वस्तु के इस अंतर्निहित गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब स्टूडेंट, एक वर्ड आता है कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो tries to change the size and shape of the object। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मैं खींचूं तो मैं इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब है डीफॉर्मिंग फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स ही है, पर इस एक्सटर्नल फोर्स से ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है। इस एक्सटर्नल फोर्स से ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है। ये वो एक्सटर्नल फोर्स है जो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग राइट डाउन इसको लिख सकते हो डेफिनेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर कैसे आया, कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट के इलास्टिक नेचर के लिए। तो लिखें, कॉज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर या नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे? वस्तु में उपस्थित प्रत्यास्थता के गुण का कारण क्या है? क्यों एक ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक नेचर होता है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनिए मेरी बात। जैसे ये पेन है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, तो क्या होता है
कि इसके अंदर जितने भी एटम्स है या जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस फोर्स की वजह से? इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। उसकी वजह से इसके अंदर सारे एटम्स एक फिक्स पोजीशन में अरेंज है, जिससे ये मार्कर बना, जिससे एक ऑब्जेक्ट बना। पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो अपन क्या लिखेंगे? ऑल द एटम्स in a solid held together by the inter-atomic forces, जिसको अपन इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस मतलब मैंने क्या बोला कि ठोस के सभी परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किस फोर्स की वजह से? अंतर परमाणुीय बलों की वजह से, राइट। जैसे सॉलिड के अंदर ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये सब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे। और इन सब के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। हम लोग फिजिक्स में एटम्स की जगह पार्टिकल्स वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार, कि एक पार्टिकल्स, दूसरा पार्टिकल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सारे पार्टिकल्स है जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किस फोर्स की वजह से? अंतर परमाणु बल की वजह से, राइट। अब जब ये एक दूसरे से इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, तो जब इनके बीच का मैं सेपरेशन, दूरी कम ज्यादा करूंगा, तो ये फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये ले रहा हूं मैं फोर्स और ये रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। आर क्या है? दो परमाणुओं के बीच की दूरी, कोई भी दो परमाणु उनके बीच की दूरी, और ये फोर्स है। ऊपर फोर्स की वैल्यू प्लस में, नीचे फोर्स की वैल्यू माइनस में। इधर ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी U, ऊपर वही प्लस में है पोटेंशियल एनर्जी और नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। और वही ले रहा हूं मैं R का मतलब रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो देखो, जब दो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन, ये है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूं R0, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस है जहां पर एक पार्टिकल्स पर बाकी सब की वजह से नेट फोर्स 0 है और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब मैं पार्टिकल की डिस्टेंस उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी कम करूंगा तो फोर्स की वैल्यू प्लस में बढ़ेगी। फोर्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? प्लस में, ठीक है। ऐसे आता है ग्राफ। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अब देखो, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव में, नेगेटिव में। इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जाकर फोर्स 0 हो गया, राइट। और इससे भी मैं कम डिस्टेंस करता हूं तो फोर्स प्लस में बढ़ने लग जाता है। मतलब जो इंटर एटॉमिक फोर्स जिसकी नेचर अट्रैक्शन की थी यहां तक, अब वो रिपल्सन की हो गई। मतलब वो सॉलिड अब कम स्टेबल है। अब देखिए, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आता है वो इस तरीके का आता है। देखिए, अब इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, माइनस में। मैं इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने लगती है और प्लस की तरफ जा रही है। और इससे ज्यादा रखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में। मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, अपन बात करें रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, जिसको मैं R से लिख रहा हूं। नेचर ऑफ फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखिए, जब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, किससे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। R0 क्या है? इक्विलिब्रियम सेपरेशन। सॉलिड के अंदर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम सेपरेशन, साम्य अवस्था में दूरी है ये। तो ये इससे ज्यादा दूरी है, इससे ज्यादा दूरी है, देखो इससे ज्यादा दूरी है, ये इससे ज्यादा दूरी है। तो फोर्स किस में है आपका? नेगेटिव में। मतलब फोर्स की नेचर कैसी है? जो इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है उसकी नेचर कैसी है? अट्रैक्शन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इससे ज्यादा पे देखो नेगेटिव में है। देखो ये सब ग्राफ नेगेटिव में है। पोटेंशियल एनर्जी किसमें है? नेगेटिव में। और जब R बराबर में R0 लेता हूं तो नेचर ऑफ फोर्स क्या है? R बराबर R0 पे फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव में। नेगेटिव में मैक्सिमम है, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और यदि ये डिस्टेंस में इससे भी कम कर लेता हूं, मतलब दो पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी पास ले जाता हूं, यानी इस R की वैल्यू R0 से भी कम कर देता हूं। ये देखिए R की वैल्यू R0 से भी कम, तो फोर्स की वैल्यू प्लस में है। प्लस का मतलब रिपल्सन। और पोटेंशियल एनर्जी किसमें है? पॉजिटिव में। ये आप तीनों पॉइंट ध्यान रखें, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें जितने भी एटम्स है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है। अब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का या दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ज्यादा कर दिया। मतलब मैं यहां से यहां चला गया, ज्यादा कर दिया। तो क्या होगा कि दो पार्ट, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करी तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ गया। तो इसके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो क्या करेगा? वापस इसको लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है? अट्रैक्शन की है। अब इसका उल्टा यूं सोचते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस किया तो दो पार्टिकल्स पास आ गए, मतलब सेपरेशन कम हो गया। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उसकी नेचर अब रिपल्सन की हो गई, तो वापस धक्का मारेगा, तो ये अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर होता है उसका हमको रीजन क्या मिला? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखोगे? रीजन क्या मिला? रीजन मिला इंटर एटॉमिक फोर्सेस, या इसको कई लोग बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस, अंतर परमाणु बल या आंतरिक प्रत्यानयन बल। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, आपने खींचा तो वापस आपने फोर्स हटा दिया तो वापस वो नेचुरल स्टेट पे ले आएगा, जो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो यहां दो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है उसको आप स्प्रिंग फोर्स की तरह समझो। और ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस और जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होता है, इसकी नेचर कभी एग्जाम में पूछ ले तो इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इस नेचर में जितने भी फोर्स है उनकी चार कैटेगरी होती है।
फर्स्ट न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्स। इस दुनिया में जितने भी फोर्स है वो इन चार कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग ये कर्व बनाना चाहे तो बना ले, कभी कर्व से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा तो फोर्स की नेचर कैसी होगी, कम रखेंगे तब कैसी होगी। इसका मतलब जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है उसकी नेचर अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्सन भी होती है। डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच की या एटम्स के बीच की जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। आगे चलता हूं मैं। चलिए अगला पॉइंट, इस नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी मटेरियल है, उनको इलास्टिसिटी के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है नोट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। पदार्थों का या वस्तुओं का प्रत्यास्थता के आधार पर वर्गीकरण तो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। हम स्टूडेंट्स बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे ताकि अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद हो जाए जल्दी जल्दी। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जबरदस्त वाले डेवलप होते हैं, जबरदस्त वाले प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और जब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लार्ज अमाउंट में डेवलप होंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अपनी 100% साइज और शेप को रीगेन कर लेंगे, राइट। दूसरा, इनको डिफिकल्ट टू डीफॉर्म, डीफॉर्म का मतलब होता है विरूपित करना। परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट को, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं को बहुत मुश्किल से विरूपित किया जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? क्वार्ट्ज और स्टील। जैसे कोई क्वार्ट्ज का ऑब्जेक्ट है तो उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के डीफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत कम डीफॉर्म होंगे। स्टील की बॉल है, उसको आप फोर्स लगा के ज्यादा डीफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत कम डीफॉर्म कर सकते हो, उसको बोलते हैं अब क्यों? कोई पूछे स्टील बहुत कम डीफॉर्म क्यों होता है, नहीं के बराबर क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि स्टील के अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है या जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, आंतरिक प्रत्यनन बल, वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये उनकी नेचर होती है मटेरियल की। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है? परफेक्टली
प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, पुण्यता प्लास्टिक वस्तुएं, पहले था पुण्यता प्रत्यास्थ वस्तुएं और यह है पुण्यता प्लास्टिक वस्तुएं। इसके अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लेस होते हैं, वेरी लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ये इनको डिफॉर्म करते हैं तो ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप प्लास्टिक का मतलब ये मत समझना कि रूटीन लाइफ में जो प्लास्टिक होता है उसको बोल रहा हूं मैं। यहां इलास्टिक और प्लास्टिक दो कंपैरेटिव वर्ड है। जो ज्यादा अच्छे से साइज को रीगेन कर लेते हैं, साइज और शेप को, तो इलास्टिक, और जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं साइज और शेप को, वो डिफॉर्म ही रहते हैं, परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं वो, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इसमें आंतरिक प्रत्यानयन बल बहुत कम होते हैं, वेरी लेस होते हैं, और ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं, स्थायी रूप से विरूपित हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्ले, मिट्टी, मिट्टी का लड्डू है, हम रेनी सीजन में बनाते हैं मिट्टी का लड्डू। अब आपने उसको तोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो वापस मिट्टी का लड्डू थोड़ी बनेगा, वो तो परमानेंट डिफॉर्म हो गया, टूट गया। इसी तरह पीस ऑफ च्युइंगम, हम लोग च्युइंगम जो खाते हैं ना, उस च्युइंगम के पीस को थोड़ा खींचो, छोड़ दो, तो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में थोड़ी आएगी। तो च्युइंगम भी परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा, परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जिसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लेस होते हैं, परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्ले, मिट्टी, या च्युइंगम का टुकड़ा। कोई छोटा सा च्युइंगम का पीस है, उसको आपने खींचा, वो तो परमानेंट डिफॉर्म हो गया, वापस उसी साइज और शेप में आएगा ही नहीं। अब स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो, आइडियली इस नेचर में न तो कोई परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, न परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो कैसे है? इन दोनों के बीच के। तो ये भी आप स्टार लगा के एक पॉइंट लिख सकते हो, all the objects in nature lie between perfectly elastic object and perfectly plastic object। क्या बोला? प्रकृति की सभी वस्तुएं पुण्यता प्रत्यास्थ और पुण्यता प्लास्टिक के बीच में आती है। जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड देखा होगा आपने, रबड़ बैंड है, आपने रबड़ को खींचा, छोड़ दिया, तो वो वापस 100% उसी साइज और शेप में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्म रह जाएगा, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, और 100% डिफॉर्म भी नहीं रहता, मतलब परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है जिससे अपन ये चीज समझ सकते हैं, ये लाइन समझ सकते हैं? रबड़ बैंड। आइए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, इलास्टिसिटी क्या होती है, राइट? अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस जिसको एस से लिखते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल।
राइट। प्रतिबल नाम से ही ध्यान पड़ रहा है जो फोर्स के अगेंस्ट डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं प्रतिबल। जैसे क्या होता है, जैसे एक वायर है ये, इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स, आप इलास्टिसिटी में एक्सटर्नल फोर्स को डीफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल बोल सकते हो। इसको मैंने खींचा, इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करी, तो इस पेन के अंदर, इस मटेरियल के अंदर इस एक्सटर्नल फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स, पर आपको ज्यादा वर्ड यूज करना है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो वो इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल। द वैल्यू ऑफ internal restoring force act on unit cross section area of the object. The value of internal restoring force act on unit cross section area of object is known as स्ट्रेस। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, आपके मन में आ जाए कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो आप बोल देना रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट डीफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो उसके अगेंस्ट वायर के अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसकी लेंथ को बढ़ने का अपोज करता है, जो उसकी साइज और शेप में चेंज का अपोज करता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल देता हूं, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। अब आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या है? विरूपक बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। आप लोग स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अभी हम इसका फॉर्मूला वगैरह सब बनाएंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब जब आप वायर को खींच रहे हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब साम्य अवस्था में ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। मैं जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उसके अगेंस्ट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। पर ये आपको तब लगाना है जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो।
अब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो मुश्किल से डिफॉर्म होते हैं। और इस स्ट्रेस की SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस वो होती है, फोर्स की हो गई, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की हो गई न्यूटन, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी नीट में पूछा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अभी लास्ट 2-3 इयर्स के आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला दिख जाएगा। न्यूटन का होता है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का होता है L2, सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा m1 L-1 T-2। तो स्ट्रेस की SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और आप स्ट्रेस की फील वैसी रखो जैसी प्रेशर की रखते हो। स्ट्रेस प्रेशर नहीं है, पर प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो हमेशा ध्यान रखो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो प्रेशर जैसा फॉर्मूला होगा, राइट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जिसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल। ठीक है, ये क्या होती है? ये वो स्ट्रेस है जो लेंथ में चेंज का अपोज करती है। क्या लिखेंगे अपन? सच टाइप ऑफ स्ट्रेस produce in a object which opposes change in length, जो लंबाई में परिवर्तन का विरोध करे, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और कोई भी स्ट्रेस हो, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है SL, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस को S से लिखते हैं, तो SL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला सबका वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। पर एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ये वायर है, ऊपर से आपने फिक्स कर रखा है, नीचे से आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, जब एक्सटर्नल फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगता है तो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसके अगेंस्ट डेवलप होती है, जो इसके लेंथ में चेंज का अपोज करे। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ये वायर है, इसको मैं खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो इस लेंथ बढ़ने का अपोज करने के लिए जो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम बोल देते हैं टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो लेंथ बढ़ने का अपोज करे, रूल क्या है? बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं दूंगा लेंथ को, कौन कहता है? स्ट्रेस। और आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, लेंथ कम हो रही है, तो उस समय जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, संपीड़क
अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अभी अपन लिखेंगे, पहले आप लोग ये लिख दें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तनन प्रतिबल, जो लेंथ बढ़ने का अपोज करे। जब आप वायर को खींचोगे, जैसे ये एक वायर है, इसकी ये नेचुरल लेंथ है। अब आपने इस वायर को खींचा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। उसका अपोज करने के लिए इस वायर के अंदर इनबिल्ट अपने आप ही इसकी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी, जो इसके लेंथ बढ़ने का अपोज करेगी। और एक होती है कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य संपीड़क प्रतिबल, जो लेंथ घटने का, कम होने का अपोज करे। देखिए, जो लेंथ घटने का अपोज करे, जैसे एक वायर है, आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ कम हो गई। लेंथ कम हो गई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो ये मटेरियल चाहेगा मेरी लेंथ कम क्यों हो रही है, तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर डेवलप होगा कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो इसके लेंथ के घटने का अपोज करेगा। आप लोग स्टूडेंट्स लिख लीजिए, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये है दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही है, बस एक तब प्रोड्यूस होती है, या एक को हमने तब नाम दे दिया जब लेंथ बढ़ने का अपोज करने के टाइम प्रोड्यूस होती है, और एक लेंथ घटने का। तो डिपेंड, जैसे ये कोई वायर है, आप इस पे फोर्स लगा के लेंथ बढ़ा भी सकते हो, कंप्रेस करके इसकी लेंथ कम भी कर सकते हो। आगे चलें, नेक्स्ट है सेकंड टाइप की स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं कई लोग। हाइड्रोलिक स्ट्रेस हिंदी में कहते हैं आयतन प्रतिबल। ये क्या होती है, जो वॉल्यूम में चेंज का अपोज करती है, जो वॉल्यूम में, आयतन में चेंज का अपोज करें। अपन कह सकते हैं सच टाइप ऑफ स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज का अपोज करे, विरोध करे, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, आयतन प्रतिबल। राइट? कैसे? यूं समझो, जैसे मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है, राइट? अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसको अपन h डेप्थ अंदर लेके गए, तो आपको पता है
जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। देख रहे हो आप, वॉल्यूम कम हो गया है ना। जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। हम लोग भी स्विमिंग करते हैं तो डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो हमको लगता है पानी हमारे अंदर घुस जाएगा, डर लगता है ना, डेप्थ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो गया। अब इसके अंदर इसकी खुद की एक कोई बॉल थी, बॉल पे चारों तरफ से प्रेशर लगा बाहर से, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। ये वॉल्यूम कम हो गया, इसका अपोज करने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगी जो ये कहेगी कि मेरा वॉल्यूम मुझे कम नहीं करना, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और इस वॉल्यूम स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ये होती है चेंज इन प्रेशर के इक्वल। स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि आप स्ट्रेस में प्रेशर जैसी फील रखो, कि स्ट्रेस के फॉर्मूले प्रेशर जैसे होंगे। तो देख लो, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर। अब यहां पे और यहां में कितना प्रेशर में चेंज हो रहा है, ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये मैंने बताया कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से ये अपना वॉल्यूम में जो कम हो गया है उसके कम होने का अपोज करेगा, और इसकी वैल्यू होगी H रो G। H है डेप्थ, H डेप्थ है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता ही है, डेप्थ H गहराई है, आप कितनी गहराई में गए हो, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है। अब हम इसके ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले, पहले एक बार थ्योरी हमारे माइंड में सेट हो जाए अच्छे से। तीसरे टाइप की स्ट्रेस है जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, या इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, जिसको SS से लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये क्या होता है, जो शेप में चेंज का अपोज करें। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो ये कोई बुक है, राइट। इस बुक को मैंने नीचे से फिक्स कर दिया, ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये देखो आपको दिख रहा है, अपर फेस जो है, नीचे वाली फेस को मैंने फिक्स कर दिया, अपर फेस जो है वो आगे शिफ्ट हो गई, तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स अपनी पाम हथेली से लगा रखा है, जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जितनी ज्यादा इलास्टिक होगी उतनी ज्यादा ओरिजिनल शेप में आएगी। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो शेप में चेंज का अपोज करें, जो शेप में चेंज का अपोज करें। जैसे आप यूं समझें, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लोअर सरफेस को आपने फिक्स कर रखा है, पिवोटेड कर रखा है, फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, और इस पर आपने अपर फेस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब देखिए नई सिचुएशन क्या बनेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मान लो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, या कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, समझे। आपने पहले एक्सटर्नल फोर्स जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी तब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था, अब क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग या पैरेलल फोर्स लगाया। ये चीज ध्यान रखने वाली है। एक शियर स्ट्रेस तब डेवलप होती है जब हम एक्सटर्नल फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग लगाते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लगाते हैं। तो अब नई सिचुएशन क्या बनेगी, देखो कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहां था,
ठीक है, यहां पे ये था। अब क्या हुआ, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा तो अपर फेस थोड़ी आगे चली गई, ये देखो अपर फेस थोड़ी आगे चली गई, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। दिख रहा है आपको, जो यहां था वो ये आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला फेस जो नीचे वाला तो शिफ्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि आप नीचे वाले को तो आपने फिक्स कर रखा है ना, आगे चला गया। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो वापिस इसको ओरिजिनल स्टेट में कौन लेके आएगा, शियर स्ट्रेस। मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग डेवलप होगा। तो वो फोर्स डिवाइड बाई, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट इधर डेवलप होगा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी या शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, ये डिपेंड करता है कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा है। यदि एक्सटर्नल फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है तो लेंथ में चेंज होगा, और एक्सटर्नल फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग है तो उसकी शेप में चेंज होगा, और किसी एंगल पे होगा तो दोनों होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। ये 3 टाइप की स्ट्रेस थी। तो आइए स्टूडेंट्स, ये हमने स्ट्रेस की थ्योरी पढ़ी। स्ट्रेस 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर स्ट्रेस। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 वायर है, वायर फर्स्ट, वायर सेकंड। वायर फर्स्ट की लेंथ दी हुई है 1 मीटर, वायर 2 की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 1 mm और इसकी रेडियस दे रखी है 2 mm। वेट की वजह से एक्सटर्नल फोर्स डेवलप होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करने के लिए इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हुई S1 और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हुई S2। तो S1 बाई S2 का रेशियो क्या है, और एग्जाम में ऑप्शन ये दिए हुए थे, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पे फोर्स का काम कौन कर रहा है, वेट। ओके, ये जो टेंशन डेवलप होगा, इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा कितना होगा, मान लेते हैं इसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है T1 और इसके अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है T2। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि इस वायर में जो टेंशन आएगा वो इन दोनों मास की वजह से आएगा। आपको वायर का मास नेग्लिजिबल मान के चलना है कि वायर का खुद का मास बहुत कम है, और इस वायर में जो टेंशन आएगा वो सिर्फ 15 kg से आएगा। तो यहां पे फोर्स जो है वो टेंशन है, और एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, S1 अपॉन S2, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस S1 अपॉन S2 टेंशन के प्रोपोर्शनल है इसलिए T1 बाई T2, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब नीचे आएगी रेडियस R1 स्क्वायर और ऊपर आएगी R2 स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, S1 अपॉन S2। पहले वायर में टेंशन कितना आएगा, 5 ये 15 ये, तो टोटल हो गया 20, तो टेंशन होगा 20G mg। और दूसरे वायर में टेंशन आएगा 15G। R2 दूसरे वायर की रेडियस कितनी है 2 mm, तो 2 mm का स्क्वायर मतलब 4। फर्स्ट वायर की रेडियस कितनी है 1 mm, तो 1 का स्क्वायर। G से G कैंसिल। अब ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 3, तो ये आ जाएगा 16 बाई 3, फर्स्ट ऑप्शन।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक एटवुड मशीन दी हुई है। स्टूडेंट्स, आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हो, एटवुड मशीन, इसको एटवुड मशीन बोलते हैं, जिसमें कुछ ना कहे तो आपको पुली को मासलेस मानना है, फ्रिक्शन लेस मानना है। अभी मैंने कुछ नहीं बोला तो आपको पुली को मास लेस, फ्रिक्शन लेस मानना है। और इससे दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, 1 kg 2 kg, और इन पुली से एक वायर पास हो रहा है। ये वायर, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है 2 mm²। तो पूछा है इस वायर में स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी, क्योंकि इन दोनों के मास और वेट की वजह से वायर में टेंशन आएगा। टेंशन आएगा तो इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगा। उस लेंथ बढ़ने का अपोज करने के लिए वायर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी की वजह से इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो अगेन यहां पर भी लेंथ बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगी वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, और यहां फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन, और एरिया होता है πr²। यहां फोर्स, कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है वायर के अंदर, टेंशन। और पुली मास लेस, फ्रिक्शन लेस है तो पुली के दोनों और टेंशन सेम होगा। अब T की वैल्यू कैसे निकालें, तो स्टूडेंट्स आपको एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। आप चाहे तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, ये m1 है, ये m2 है, तो m2g नीचे, t ऊपर, एक्सीलेशन नीचे। एक इक्वेशन बन जाएगी m2g माइनस t बराबर m2a, और ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g बराबर m1a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप t निकाल सकते हो, जो आप NLM में सीखते हो। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक से बता दिया। ऐसे ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला और एक्सीलेशन का फॉर्मूला तो मैं जनरली बोलता हूं कि आपको याद भी रहना चाहिए। बाकी पुली सिस्टम के नहीं याद रखने चाहिए, पर एटवुड मशीन का जो फॉर्मूला देखो कहीं पर भी काम आ जाता है। वर्क एनर्जी पावर में काम आ जाता है, या इलास्टिसिटी में काम आ गया, और भी कहीं काम आ सकता है, आपके सेंटर ऑफ मास में भी काम आ जाता है। देखिए वैल्यू पुट करो, 2m1 कितना है 2, m2 कितना है 1 इंटू g मतलब 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया आपका 40/3 न्यूटन। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंशन कितना 40/3, और अच्छी बात क्या है कि हमको एरिया डायरेक्ट दे दिया, रेडियस नहीं दिए, एरिया डायरेक्ट दे दिया है, तो रख दो एरिया की वैल्यू 2 इंटू mm² है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलो, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। मैंने mm² को मीटर स्क्वायर में बदला, सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आएगा 20/3। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यह आएगा 20/3 इंटू 10⁻⁶। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने ऑप्शन देखा तो कोई भी सेट नहीं हो रहा है, आंसर जाएगा नन ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे से फिक्स कर रखी है उसकी सरफेस को। आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, जो अपर सरफेस से 30 डिग्री पर है। जो अपर सरफेस है उससे ऐसे लगाया आपने फोर्स, तो पूछा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी होगी और शियर स्ट्रेस कितनी होगी। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, यहां पर दोनों तरह की स्ट्रेस डेवलप होगी, क्योंकि यहां पे जो फोर्स है न तो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है और न पैरेलल है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, वो फोर्स जो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, इस पे अपन देख रहे हैं, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 30 और इधर वाला आ जाएगा 100 sin 30। तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 100 sin 30। फोर्स कौन सा लग रहा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके परपेंडिकुलर देखो 100 sin 30 डिवाइड बाई इसका एरिया कितना है, लेंथ दे रखी है 5, ब्रेड्थ दे रखी है 2, तो 5 × 2। आराम से सीखो, सॉल्व करो, तो ये 10, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है। और शियर स्ट्रेस कितनी होगी, मैंने आपको समझाया था, शियर स्ट्रेस डेवलप होती है उस फोर्स से जो फेस के पैरेलल होती है, यानी 100 cos 30 और इसी फेस पे लग रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, वही 5 × 2। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। जनरली ये क्वेश्चन बच्चे मुझे बहुत डाउट पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सीखें। क्या है ये क्वेश्चन, एक रॉड है, एक रॉड है जो इधर एक एंड को तो आपने फिक्स कर रखा है, दूसरे एंड पर आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F। अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको इस पे फोकस करना है। उसने कहा ये जो फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एरिया इन गिवन डायग्राम, आपको इस एरिया पे फोकस करना है। एग्जामिनर ने कहा आप इस एरिया पे फोकस करो, और ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका A है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालनी है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, तो जब मुझे देखो अपने को इस एरिया पे एग्जामिनर बोलता फोकस करो, तो फिर अपने को एग्जामिनर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछता, पर अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि आप इस एरिया पे फोकस करो। तो आप यूं समझो कि ये जो एरिया है उस पे फोर्स कितना लग रहा है, आप यूं समझो ये फोर्स कितना लग रहा है, F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल की वैल्यू आपको F दे रखी है। मैं किस एरिया पे फोकस कर रहा हूं, इस एरिया पे। आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। अब देखो ये एंगल 90, राइट, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना आ गया, थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर वाला, कौन सा आएगा, F cos थीटा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये वापस 90 है, तो ये हो गया थीटा। ये जो फोर्स है वो जो अपने को इमेजिनरी जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है उससे ये फोर्स जो है उसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो F cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स के दो इधर वाला कंपोनेंट आ रहा है F sin थीटा। अब ध्यान से सुनो, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का F cos थीटा जो है वो तो है 90 डिग्री पे, देखो परपेंडिकुलर ही है, तो वो तो इसका कराएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये आ रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग, ये कराएगा शियर स्ट्रेस, राइट। तो अब ध्यान से सुनो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आएगी, इस एरिया फोर्स कितना लग रहा है, F cos थीटा डिवाइड बाई इसका एरिया तो A है, पर इसका एरिया मुझे नहीं पता है, तो मैंने A डैश मान लिया। अभी A डैश की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। शियर स्ट्रेस क्या आएगी, F sin थीटा और डिवाइड बाई इसका एरिया कितना है, A डैश। अब स्टूडेंट्स हमको A डैश की वैल्यू निकालनी है, यहां पे निकालते हैं हम A डैश की वैल्यू। A डैश कितना होगा, तो आप देखिए
इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए डैश है, तो मैं इस ए डैश का इधर कंपोनेंट लूंगा तो आएगा ए डैश कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा, और वो किसके बराबर है, ए के। इसका ये जो इधर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम करो, उसका इधर कंपोनेंट आएगा ए डैश कॉस थीटा, और वो इसके जो एक्चुअल एरिया है उसके बराबर है, क्योंकि इसका कंपोनेंट से तो ये हमको मिला है। तो यहां से ए डैश कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पुट करोगे ए अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एफ, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एरिया, और यहां पर भी आप ए कॉस थीटा लिखोगे तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। अब मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2a, आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, सीखें अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रबर बॉल इज टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर इनसाइड ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.2, देन फाइंड आउट प्रोड्यूस स्ट्रेस इन रबर बॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हम रबर बॉल को लिक्विड के अंदर 20 सेंटीमीटर अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, उस वॉल्यूम कम का अपोज करने के लिए उसमें वॉल्यूम स्ट्रेस डेवलप होगी, और हमको पता है वॉल्यूम स्ट्रेस होती है चेंज इन प्रेशर के इक्वल, और चेंज इन प्रेशर होता है एच रो जी। अब प्रॉब्लम ये रिलेटिव डेंसिटी दे दी अपने को, तो स्टूडेंट्स डरो मत। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव डेंसिटी है 1.2 और वाटर की डेंसिटी तो आप सबको पता ही है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे तो लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी 1200 kg पर मीटर क्यूब। अब यहां वैल्यू पुट कर दो तो वॉल्यूम डेंसिटी कितनी आ जाएगी, H कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻⁻²। रो कितना है 1200, और जी कितना होता है 10। तो आप देखिए ये 10⁻⁻² और ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 240 और ये 2400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक किया तो आंसर आ रहा है फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेरा इलास्टिसिटी पर बेस्ड फर्स्ट वीडियो है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा है। स्टूडेंट्स आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं इलास्टिसिटी का फर्स्ट वीडियो देख के। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू।